मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पे निलाय ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के फाउंडर सीए निलाय पी मेहता जी को। आपसे आग्रह कि आप मंच पर आएँ। बहुत स्वागत है सर आपका हिंदुस्तान की बात कार्यक्रम में इस मंच पर। इससे पहले कि तमाम सवाल मैं आपसे पूछूं, वही सवाल मैं दोहराना चाहूँगी कि आप अपने शहर के बारे में आपका क्या अनुभव है वो बताइए, और क्या ज़रूरत अभी इस शहर में आप महसूस करते हैं जिस ओर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कमी है कहीं कुछ, या फिर सब कुछ संपूर्ण? मैं शिक्षा क्षेत्र से हूँ, तो इस बारे में ये कहूँगा कि पूना ने पहले भी बहुत शिक्षा क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया है। जब अब ये टाइम आ पड़ी है, ये वक्त आ चुका है कि बिजनेस में डेवलपमेंट जरूरी है। पहले पैनल ने भी कहा कि बच्चों में स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, टेक्नोलॉजी, नए ज़माने के हिसाब से कुछ तरीके, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, ये सब जरूरी है। तब फिर से एक बार मेरे ख्याल से पूना के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है कि एक करवट बदल ले, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एक नए तरीके से खुद को खड़ा करे और फिर से पूरे हिंदुस्तान को गाइडेंस दे कि चलो पूना ने एक नए क्षेत्र में फिर से एक नई शुरुआत की है, जिस कदमों पे शायद आगे जाके पूरा इंडिया चल सके। मुझे ज़रूरत लगती है कि पूना का एजुकेशन सिस्टम अभी एक करवट लेने की कगार पे है और इसने खुद में ये चेंजेस करना जरूरी है, ताकि जैसे पहले पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि पूना से बड़े बड़े स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होना काफ़ी जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में जब भी हम जिक्र करते हैं पुणे का नाम हमेशा ऊपर रहता है, लेकिन पोस्ट कोविड कहाँ अभी आपको लगता है कि काम करने की ज़रूरत है, या फिर उन बच्चों को वापस उन कॉलेज में ला पाना बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग है? क्योंकि बीते 2 सालों से बच्चे घर पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस का चूँकि मैं जिक्र कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी जोर डालें कि कितना सफल है ये, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कोविड में 2 गज की दूरी बेहद ज़रूरी, और इस दूरी की वजह से हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली डिपेंड हो गए। आप घर पे हैं, बच्चों को भी आपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जोड़ा है, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये आपको क्या लगता है, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो कितना सफल है ये? या फिर इन 2 सालों के बाद एक बार फिर से, क्योंकि वापस से कॉलेज जब खुलेंगे तो बच्चों को उस माहौल में ढाल पाना सबसे बड़ी चुनौती होगी, तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए क्या कुछ तैयारियां? आपने जो सवाल पूछा कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या ये सफल है, पक्का एक बात कहूंगा कि ये आज की जरूरत है। जब 2 साल बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, जब वो कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे में सभी हमारी एजुकेशन सिस्टम का ये कहीं तो कर्तव्य था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको कोई ना कोई तरीके से एंगेज रखे। लेकिन ये जरूर बात है कि जो कंट्रीब्यूशन पर्सनली टीचर दे सकता है उनके लाइफ में, जो एजुकेशन फिजिकल स्वरूप में दे सकता है, जब बच्चे कॉलेज में आते हैं वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते हैं, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, तब उनकी सोशल डेवलपमेंट्स होती है, उनमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट होती है। सिर्फ स्टडीज़ में डेवलपमेंट होना ये एजुकेशन का उत्तरदायित्व नहीं है। उनको एक अच्छा इंसान बनाए, उनकी सोशल डेवलपमेंट, उनकी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, ये सब हो, 4 लोगों से वो घुले मिले। इन सब के लिए जो योगदान फिजिकल एजुकेशन दे सकता है, वो योगदान कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकता है। लेकिन आज के वक्त पे ये जरूरी है कि बच्चों को कोई ना कोई तरीकों से एंगेज रखा जाए, इसलिए ऑनलाइन दे रहे हैं। और जब कोविड खत्म होगा, मेरे ख्याल से अभी पेरेंट्स भी रेडी हो चुके हैं, बच्चों को डोसेस भी, यानी जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी डबल डोसेस भी हुई है। तो मेरे ख्याल से अभी ये वक्त है कि बच्चों को फिर से इस सिस्टम में आना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स, बिजनेस स्किल्स सीखे और कॉलेजेस में जाके खुद की ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन स्कूलिंग और कॉलेज को उसी तरीके से रिप्लेस कभी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, देखिए ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर क्षेत्र के लिए, ना सिर्फ एजुकेशन के लिए ही, और इस चीज़ को हमने महसूस भी किया और हमेशा से हमने भी पढ़ा है और सीखा भी है प्रैक्टिकली बहुत कुछ। अनुभव जब आप करते हैं तो ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। तो वही हाल है एजुकेशन के क्षेत्र में भी। अभी जो स्थिति है बीते 2 सालों से, कुछ बच्चों ने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया,
वो स्कूल से निकल करके 12वीं के बाद कॉलेज में आए और कोविड की वजह से कॉलेज बंद है। 2 साल से उन्होंने कॉलेज में कदम भी नहीं रखा। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके जीवन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो कॉलेज लाइफ में वो नहीं कर पाए हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी उन चीज़ों को आप नहीं जोड़ पाए हैं? क्योंकि आपने ही कहा है कि, या फिर हम सब भी जानते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से प्रैक्टिकल अनुभव आपको नहीं होगा जो आप ग्राउंड पे अनुभव कर पाएंगे। तो इसको कैसे फुलफिल कर पाएंगे आगे आप? क्योंकि अभी कोविड का दौर 2 साल तक चला, हम सभी ने कल्पना नहीं की थी। 3rd वेव आने को है, अभी भी थोड़ा वक्त और लगेगा। ऐसे में कई बच्चों के ऐसे होंगे कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा 3 साल में। हमने हमारे नाइब इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज में और नीलया एजुकेशन ग्रुप में एक एक्सपेरिमेंट किया। जब पहले ध्यान में आया कि बच्चों को ऑनलाइन में सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ के ना ही उनका अटेंशन इतना स्पैन रहता है, ना ही बच्चे 100% अटेंशन दे पाते हैं जितना कि जब सामने कॉलेज में हमारे यहाँ बच्चे बैठते थे, किसी का ध्यान नहीं है तो एज अ टीचर मैं भी इधर ध्यान दे करके उससे बात किया करता था। बच्चों को नॉर्मली डेरिंग और इच्छा भी नहीं होती थी कि शिक्षक सामने रहते हुए दूसरी तरफ वो ध्यान दे। वो चीज जैसे होने लगी ऑनलाइन तो उनके पास ऑप्शन भी है, वो अपना वेबकैम भी ऑफ कर सकते हैं, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर की बातों को कितना सीरियसली ले रहे हैं ये शिक्षक को भी नहीं पता। सही है। और घर से भी आवाजें आती थी बीच बीच में, बच्चा खाना नहीं खाया तो खाना खा ले, घर से भी बहुत सारी चीजें थी, कोई घर पे आया है दरवाजा खोल ले जाओ। तो इन सब में हमने देखा कि अगर इन बच्चों को एक्टिविटीज दी जाए, इनको ढेर सारे प्रोजेक्ट दिए जाए तो ये बच्चे उसमें घुल मिल जाते हैं, पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ जाता है। हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसे सेशन में एक्चुअली कुछ बेनिफिट हुए। नीलया में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि पहले क्लास में शायद 4 बच्चों को हम सामने बुला पाते थे कि आओ और इलोकेशन दे दो, आपके व्यूज रखो। अब हमने ऑनलाइन उनको वीडियो असाइनमेंट्स दिए कि ये टॉपिक है, इसके ऊपर आप सभी लोग रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करके मुझे ये भेज दो। हर सब्जेक्ट में हमने जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स उनसे करवाए, उनसे वीडियो मंगवाना चालू कर दिया, देन वी हैव सीन दे आर इम्प्रूविंग ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। काफ़ी तरीके से, जैसे कि बिजनेस के कुछ प्रोजेक्ट दे रहे थे हम नाइब में उनको, हाँ आप जाओ मार्केट का कुछ रिसर्च करो, 4 लोगों को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस करो, कुछ चीज़ें बेचो, उसका वीडियो निकालो हमें भेज दो। और इन हालातों में भी सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जरूर ये कर सकते हैं कि बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट दे। हाँ ये जरूर है कि ऑनलाइन से ऑफलाइन जब आएंगे तो और कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जब तक है ऑनलाइन हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि उनको प्रोजेक्ट बेस्ड और एक्टिविटीज़ बेस्ड एजुकेशन दें। हर सिचुएशन के लिए हम तैयार हैं और यही ऑनलाइन के माध्यम से भी यही हमने दर्शाने की कोशिश की है कि कोई भी चीज़ रुकेगी या थमेगी नहीं, ज़िंदगी यूँ ही चलती चलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब वापस मैं आऊँगी उस क्षेत्र में, सरकार का मैं यहाँ पर जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, एजुकेशन की हम बात करते हैं, रोज़गार की हम बात करते हैं, तो सरकार की बहुत बड़ी भूमिका और योगदान इन सारी चीज़ों में रहती है। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? एजुकेशन को किस दिशा में आगे और बढ़ाना चाहिए? जो विज़न अभी है सरकार के पास, वो विज़न जो है क्या वो इतना कैपेबल है या फिर कंप्लीट है, या फिर उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते हैं हम पुणे शहर को। शिक्षा का उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चों का करियर यानी सक्सेस उन्हें मिले, और दूसरा उद्देश्य होता है कि वो बच्चा एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि सिर्फ शिक्षा देकर इंजीनियर बनेंगे और सिर्फ बॉम्ब तैयार करेंगे तो मानवता और पूरे विश्व का इसमें नुकसान ही नुकसान होगा। तो कहीं तो पहली चीज़ मैं ये रखना चाहूँगा कि एजुकेशन के साथ वैल्यू एजुकेशन, इंसानियत भी सिखाई जाए, ताकि बंदा बिजनेसमैन भी जब बनेगा स्टूडेंट तो वो बैंक को लूटने का या लोगों को लूटने का ना सोचे, जबकि वो टाटा, नारायण मूर्ति या सुभाष चंद्र जी जैसे विचारों से दुनिया को कुछ तो कंट्रीब्यूशन दे। इसलिए पहली बात, गवर्नमेंट ने एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन जरूर लाना चाहिए। और दूसरी बात, अभी बच्चों को इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, तो पहले एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले बिजनेसमैन क्रिएट करना जरूरी है, जिसकी पहल ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चालू कर दी है और बहुत से स्टार्टअप्स, बिजनेसमैन क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ उनको शिक्षा देने के लिए, जैसे कि अभी कुछ बात हो रही थी मेरे पैनलिस्ट के साथ भी गप्पे मारते हुए, तब
इंजीनियर्स है लेकिन उनको फिनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर है लेकिन हॉस्पिटल्स खोलने वाले बिरलाज है, रिलायंस है, मंगेशकर्स भी है कि जो डॉक्टर की फील्ड से नहीं है, ताकि डॉक्टर्स से जब हम बात करते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी, तो उनको फिनेंशियल अवेयरनेस नहीं रहता है। तो गवर्नमेंट ने कही तो सभी सेक्टर्स में बिजनेस का अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस और इन सब के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान देना, ये चीज़ काफ़ी मुझे ज़रूरी लगती है। और इन सब की शुरुआत हम जैसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट पिट्स एंड पॉकेट्स में कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा। आज मेरा नाइब इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज भी हम बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं प्रैक्टिकली। आदर्श एजुकेशन कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? यही अभी जो बताया मैंने आपको, वही तो आदर्श एजुकेशन, जो इंसान को अपने पैरों के खड़े होने के साथ उसके विचारों का सामर्थ्य बनाए, उसमें मन का सामर्थ्य पैदा करे और वो एक सक्सेसफुल बने, और इनके साथ ही वो एक अच्छा इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने, जिससे समाज को, देश को कंट्रीब्यूशन हो, जिससे ये पूरी धरोहर हमारी पूरी धरा, हमारा पूरा विश्व एक पीसफुल हैप्पी प्लैनेट बने, एक प्रॉस्परस भी प्लैनेट बने। इसमें दोनों का संतुलन रखना बहुत जरूरी है। एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, एक लंबे अरसे वक्त से आप इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी वो वक्त आ गया है जहां पर कुछ बदलाव होना चाहिए, या जो पैमाना हमारा है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो विजन हमारा है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते रहें तो बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा? बदलाव आना चाहिए, ये तो सबको महसूस हो रहा है, और गवर्नमेंट बदलाव ला भी रही है। नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, दैट इज ब्रिंगिंग सो मेनी चेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें आ रही है, शायद उसमें वैल्यू एजुकेशन का एडिशन है, बच्चों को फ्रीडम आ रहा है कि अलग अलग क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम से जिन चीज़ों में उनको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, जो उनके अंदर स्पेशल स्किल्स है, उनको नर्चर करके ही वो आगे जाए। उनके चॉइस के जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग डिग्रीज के साथ स्पेसिफिकली वो चूज कर सके। ये सब बदलाव आ रहे हैं एजुकेशन में। इन बदलावों को सिर्फ ज़रूरत है कि जो प्लानिंग में बनाया गया है, पॉलिसी में, वो रियलिटी में उतरे, और उस उतरने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा और काफ़ी जगह पे काम करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ पुणे में भी ढेर सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी इन सिस्टम्स पे काम कर रही है, और बदलाव तो आएंगे। और जो हिंदुस्तान का एक दिन रुतबा था, नालंदा जैसे विश्व विद्यापीठ हिंदुस्तान में थे, यहाँ से पूरी दुनिया को चरक जी, सुश्रुत जी, इन्होंने जो चीज़ें दी है, कनाद ऋषि जिन्होंने फिजिक्स दिया है, सुश्रुत जी जिन्होंने 2000 साल पहले ओपन हार्ट ओपन ब्रेन सर्जरीज की है, ये फिर से जो धरोहर है हमें अगर बनानी है, हिंदुस्तान को उस लेवल का बनाना है, तो ये बदलाव जरूर आएंगे। और हम ही लोग हैं जो मिलके इस बदलाव को, यहाँ ढेर सारे एजुकेशनिस्ट है, एंड आई श्योरली थिंक कि ये सब मिलके ये बदलाव बहुत जल्दी लाएंगे। कोई और पहलू एजुकेशन का जिस पे आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे? अपना एक्सपीरियंस ऐसा जिसको आपको लगता है कि ये भी सिस्टम में होना चाहिए? एक आखिरी सवाल। जब सीए की प्रैक्टिस कर रहा था मैं, 2008 के आसपास की बात है, तो ढेर सारे स्टूडेंट्स आते थे इंटरव्यू देने के लिए, तब एजुकेशन कंप्लीट करके, और ना ही उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलता था। तब से मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने लगा। स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें पूछा करते थे कि सर 3 से 4 लाख लोग हम सीए बनने के लिए आते हैं, पास हो पाते हैं सिर्फ कुछ हज़ारों में। सर एमपीएससी यूपीएससी में हम जा रहे हैं, 15 लाख बच्चे बैठते हैं महाराष्ट्र में, और उसमें से पास होते हैं या जॉब्स अवेलेबल रहते हैं कुछ नॉमिनल लोगों के लिए। 99% को सर क्या हमारा दोष है कि हम कुछ साल मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है, वो पोजीशंस नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो जो एक रेस है, रैट रेस सी बनी है कि सीए के कोर्स में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, डॉक्टर की तरफ भागो, एमपीएससी यूपीएससी की तरफ भागो। इससे ज़्यादा ये ज़रूरत आन पड़ी है कि उनको 10वीं के लेवल के ही आसपास स्कूलिंग में ही पहचाना जाए कि क्या क्या अलग फार्मिंग में है, किसी के फार्मर है तो उनको फार्मिंग का ट्रेनिंग देना चाहिए। बिजनेस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, दीज आर द सेक्टर्स। बिजनेस जैसे सेक्टर है, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर है, जहाँ पे कोई बंदा अगर दिल लगा के काम करेगा, मेहनत करेगा, तो उसको सक्सेस 100% मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलियंस है। जैसे अभी
बात हुई थी कि एक गैरेज में भी फेसबुक चालू हो सकता है, वैसे ही बिजनेस में चालू करना है तो एन नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो एजुकेशन में पहला ये बदलाव आए कि बच्चों को रैट रेस से लेके कुछ ऐसे सेक्टर्स में लाना चाहिए कि जहां पे उनको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिले। और वो शुरुआत हमने देखी जब हमने 2008 में एजुकेशन चालू किया, तब हमारी बुनियाद यही थी कि हर एक बच्चों को निलया एजुकेशन में आने वाले 100% सक्सेस मिलेगी अगर वो डिवोशन करने के लिए रेडी है। अगर उसको बिजनेसमैन बनना है तो वी आर देयर टू इंश्योर। कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन ने भी लेनी चाहिए कि अगर बच्चा डिवोट कर रहा है तो उसको सक्सेस मिलनी जरूरी है। ये तो नहीं बोल पाएंगे कि नहीं तुमने 5 साल मेहनत की अब सक्सेस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। अरे छोटी सी कोई चीज, बच्चे जब शुरुआती करते हैं या हम भी किसी चीज की भी शुरुआत करते हैं तो सक्सेस रेट जो है वो हमेशा हाई रखते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन सक्सेस की एक्सपेक्टेशन हाई रखने से उनको प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन दी जाए और वो प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन पे उनको खरा उतारने की जिम्मेदारी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रखे तो बच्चों का फायदा हो सकता है। और वो हमने देखा जब से पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, हम आज 90% स्टूडेंट को 100% प्लेसमेंट दे पा रहे हैं। मेरे बच्चे बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं। At the age of 18 we are able to give them jobs. At the age of 20-21 the students are starting business, क्योंकि प्रैक्टिकल का अंतर्भाव इस एजुकेशन सिस्टम में हमने किया था। और कहीं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे मेरे जैसे नाइब, निलया जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स है, श्योरली बहुत सारे बहुत छोटा काम कर पा रहे हैं हम अभी तक, बहुत बड़े सपने हैं और बहुत हाई लेवल पे ये सब चीज़ें बढ़े। बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स इन्हीं कदमों पे या इससे भी बेहतर कदमों पे चल के बच्चों को स्किल्स और लाइफ इन दोनों चीज़ों में अच्छी तरीके से तैयार करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अगला समाज बनाने की। उसी सपनों के शहर में, उस सपनों की धरती पर महाराष्ट्र में हम मौजूद भी हैं, जहां सपने सच और साकार दोनों होते हैं। बस मेहनत, लगन और थोड़ा पेशेंस, इसकी ज़रूरत होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिंदुस्तान की बात कार्यक्रम में अपने विचार को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे